बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, तकरीबन 64% टर्नआउट आ चुका है, जो कि पिछले 2020 के इलेक्शन से 9% ज़्यादा है। ये बिहार का इलेक्शन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए क्यों कर अहम है, हम पूछेंगे एहसन रज़ा साहब से। सर बताइएगा एहसन रज़ा साहब के नरेंद्र मोदी क्यों इतने कशमकश का शिकार हो जाते हैं जब भी बिहार का इलेक्शन की बात आती है? थैंक यू मिस किरण। ये देखें, बिहार का इलेक्शन की ही सारी बाज़गश्त जब पिछले मई में जंग हुई थी तो उस वक्त भी अपोजिशन ने यही इल्ज़ाम लगाया था कि ये चूँकि बिहार के इलेक्शन करीब हैं तो नरेंद्र मोदी एक जंग का तबल बजाकर, और क्योंकि जब जंग होती है तो फिर वो नेशनलिज्म ज़रा उभर आता है, तो वो कहते हैं ये इलेक्शन जीतने के लिए ना सारा कुछ वो कर रहे हैं। देखिए, ये हैं तो बिहार असम्बली के इलेक्शन, यानी कि इसका कोई नेशनल पॉलिटिक्स से वो नहीं है, ये है रीजनल उसका। इसमें कोई बीजेपी को इतना वो नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उसकी जो नरेंद्र मोदी की जो साथ अलाइज हैं उनकी अगर हार हो जाती है तो इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी ओवरऑल डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, और बीजेपी के लिए भी ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा अगले जो नेशनल इलेक्शन होंगे। तो इस वजह से सबकी नज़रें जो है ना इस वक्त बिहार पे हैं, और मोदी जी ने इसके लिए बहुत ज़बरदस्त कैंपेन चलाई है। दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो भी इसी इलेक्शन पे सारा बैंक कर रहे हैं कि इस इलेक्शन में वो कहते हैं कि अगर मोदी के अलायंस गिर गए तो मोदी साहब गिर गए, बीजेपी गिर गए। ऐसा बिहार की इलेक्शन में और ये सियासत में एक नया चेहरा भी उभरा है जिसका नाम है प्रशांत किशोर, जिन्होंने ये कभी मोदी के लिए कैंपेन चलाते होते थे इलेक्शन की, और अब वो खुद उनके एक बहुत बड़े नाकिद और उनके क्रिटिसाइज बन के सामने आए हैं हमारे। तो ये इसलिए भी तो नहीं कहीं वो है कि मेरी बिल्ली मुझे को म्याऊं मोदी साहब सोच रहे हो? देखिए, इंडिया की जो सियासत की खूबसूरती है कि उसमें नए नए चेहरे आते रहते हैं और पुराने चेहरे जो है ना वो फेड होते रहते हैं। ये मोदी साहब है, ये 3 इलेक्शन निकाल गए हैं। इस वक्त ये जो शुमाली इंडिया की रियासत है तो वहाँ पे जो मौजूदा वज़ीर आला हैं नीतीश कुमार जी, तो वो अपना उनकी नसीहत के बहुत सारे इश्यूज हैं, तो वो उनकी सेहत के और उनका डाउनफॉल देखते हुए मोदी साहब ने ये सोचा कि अब वो अपना जो है ना वज़ीर आला ले आए, यानी कि बीजेपी का वज़ीर आला ले आए। लेकिन दूसरी तरफ जो है अपोजिशन इत्तेहाद कांग्रेस, आरजेडी और साथ जो लेफ्टिस्ट हैं उन्होंने भी बहुत बड़ी मुहिम चलाई है। तो यादव जो हैं वो जो लालू प्रसाद के बेटे हैं वो उधर एक मेन पार्टी है, लेकिन वो भी अपने वालिद के जो इन्फ्लुएंस है उससे निकल कर पहली दफ़ा सामने आए हैं। आपने जो बात की प्रशांत कुमार की, देखिए प्रशांत किशोर तो उन्होंने जो है ना कभी वो मोदी के लिए इंतखाबी हिकमत अमली तैयार करते थे, अब वो सबसे बड़े मोदी के ही नकाद हैं, और उनके पीछे जो पावर है वो यूँ समझे जो इधर के इमरान खान हैं उनके पीछे जो यूथ है तो वो उनके पीछे खड़ी है, और उन्होंने जो अपनी सारी कैंपेन और स्लोगन्स और मैनिफेस्टो है वो इसी बात पे रखा है कि हमने किसी तरह जो है ना यूथ को अट्रैक्ट करना है। देखिए, इस वक्त जो इंडिया की यूथ है वो मोस्टली बीजेपी की तरफ इनक्लाइंड है, और जो कुछ ओल्ड एज पीपल हैं या पुराने उसके हैं वो कांग्रेस और वो पुरानी ओल्ड फैशन्ड पार्टीज़ की तरफ मैल है। लेकिन यूथ बल जो है ना वो इंडिया में बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है। तो उसको पहले पाकिस्तान में तो इमरान खान ने कैपिटलाइज कर लिया कि उन्होंने यूथ से फिर यूथ ही अब पता नहीं क्या कुछ हो गया है। तो इंडिया में जो प्रशांत किशोर हैं वो यूथ को अपनी तरफ वो कर रहे हैं। वो कहते हैं जी नौकरियां देंगे, गुड गवर्नेंस होगी, और फिर मोदी के जो हैं लोग उनके खिलाफ बातें करते हैं, उनकी करप्शन को वो ऊपर ले आते हैं। एहसन साहब, आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन मोदी ने, वैसे मैं आपसे अगर जनरल पूछूं तो ये इलेक्शन मोदी ने आखिरी बार कब जीता था, ये जो बिहार का इलेक्शन है? बिहार में कभी भी बीजेपी ने अपनी हुकूमत नहीं बनाई। मिस किरण, ये इतने सारे तो आपने मोदी के राइवल्स गिन लिए कि प्रशांत किशोर है और यादव लालू है और वो जो है नीतीश कुमार,
एक मैं भूल गई हूँ उनका, जहाज एक है ट्रम्प और जहाज। हाँ वही ट्रम्प। तो इनका एक और राइवल जो है ना, जिसने इनको तिगरी का नाच नचाया हुआ है, और वो उठते बैठते कहीं ट्वीट कर देते हैं, कहीं प्रेस टॉक में वो कर देते हैं कि जी इंडिया पाकिस्तान जंग हुई थी और उसमें मैंने मोदी को कहा था कि वार नहीं ट्रेड करो, और फिर उन्होंने कहा कि जी वो पहले 5 हथियारे उन्होंने कहा, फिर 6 किए, फिर 7 किए, और अभी पिछले दिन उन्होंने कहा जी 7 हथियारे तो तबाह हुए, 8वां वाज बैडली डैमेज्ड। हाँ मीन आगे कहेंगे कि वो इतना डैमेज हो चुका है कि वो भी तबाह हो गया। तो 8 हथियारे तबाह हुए हैं। तो वो उधर से ट्रम्प का जो है वो स्कोर बढ़ता जा रहा है, और इधर से मोदी साहब का ग्राफ गिरता जा रहा है। ऐसे में बाकी यही बात मैं कह रही हूँ, क्योंकि जब मुझे याद है ये 3 से स्टार्ट हुआ था और अब ये 8 है, और मुझे हमने पहले भी वीडियोस में बात की है कि ये बढ़ ना जाए कहीं। तो मुझे अभी भी डाउट है कि ये एज सुन एज पॉसिबल ना, ये एक दिन ट्रम्प उठेंगे और सुबह कहेंगे कि 9 तैयारे थे, 8 गिर के तबाह हो गए और एक जो है ना बैडली डैमेज्ड हुआ। हाँ 9 फिर 10 मेरे ख्याल में मोदी साहब जब तक सही तरह से अपनी पब्लिक को वार लॉसेस नहीं बताते, जो कि बता देना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा चीज़ छुपाई जाए तो वो एक सोसाइटी को करप्ट कर देती है, गवर्नेंस के ऊपर सवालात उठते हैं। तो एक वक्त आता है जब आपको अपने वार लॉसेस बता देने चाहिए। जिस तरह आपस की बात है, हमने भी जब कारगिल की वार हुई तो हमने अपने लॉसेस उस वक्त छुपाए थे, तो जिसका यानी कि एक घुटन वाली सोसाइटी हो जाती है। तो अब हम नहीं जानते कि बाद में हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है या उसकी क्या पॉलिसी रही है, लेकिन मैं एक ओवरऑल जनरल सी बात कर रहा हूँ कि वार होती है, वार से आप गेन करते हैं, वार से आप कुछ लॉसेस उठाते हैं। तो आपको एक वक्त आता है कि अपनी पब्लिक के सामने वो सच रख देना चाहिए। तो इससे ये होता है कि पब्लिक में एक ट्रस्ट आता है और गवर्नमेंट को भी एक पॉलिसी डायरेक्शन मिल जाती है कि हमने आगे अपने लॉसेस को या अपनी पॉलिसी को किस तरह बनाना है। ऐसे साहब अभी ये बिहार के इलेक्शंस में भी कह रहे थे कि बड़ी ज़्यादा वो बॉर्डर के पास वाली सूरत हाल थोड़ी सी ख़तरनाक सी हुई पड़ी है, उनकी वो जंगी मशकें भी हो रही हैं, इंडिया वालों ने फिर से कोई फुलझड़ी छोड़, लेकिन बिहार के इलेक्शन मोदी ने आराम से गुजार दिए, उसने कोई इस तरह की फुलझड़ी अभी तक तो नहीं छेड़ी है। आपको क्या लगता है कि ये जो ट्रम्प की जो यूं करके जहाज़ ले आते हैं उससे उन्होंने सीख लिया है? क्योंकि ये जो मई की जंग थी ये शुरू तो ट्रम्प ने मोदी ने ही की थी, ख़त्म हमने की थी। तो अब मुझे लगता है मोदी इस चक्कर में नहीं है कि मैं शुरू करूंगा, वो ये कहता है मैं इनको तंग करूं, ये शुरू करें तो ख़त्म मैं करूं। देखिए अब मोदी साहब जो है ना वो उन्होंने एक प्रॉक्सी ढूंढ लिया है, वो तालिबान को थपकी देते हैं, पैसा दे रहे हैं, और कि उनका है कि भाई पाकिस्तान को तंग ही करना है ना, जंग में उलझाए रखना है। तो उन्होंने एक वेस्टर्न फ्रंट खोल लिया है। तो अब यही इंडिया की बैकिंग है जिसकी वजह से वो इस्तांबुल में इस वक्त पीस टॉक्स का 3rd राउंड चल रहा है और वो किसी कंक्लूजन की तरफ बात नहीं जा रही। यानी कि बहुत ही टफ पोजीशन ली हुई है तालिबान ने, या हो सकता है कि हमारी तरफ से कोई बहुत ज़्यादा टफ स्टैंड लिया गया हो। तो मोदी साहब शायद खुद हिम्मत ना करें या एक लिमिटेड लेवल पे इधर ईस्टर्न बॉर्डर पे कोई फ्रंट खोल दें, लेकिन जो फुल स्केल वार वो चाहते हैं वो है वेस्टर्न बॉर्डर पे और थ्रू तालिबान। अब तालिबान के लिए तो जंग लड़ना कोई इशू नहीं है, उन्हें चाहिए पैसा कि जी अगर पैसा आ रहा है तो वो अगर अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं, करज़ई के ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं, तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी लड़ेंगे, क्योंकि जंग उनका एक ऑक्यूपेशन है, ट्रेड है। तो यहाँ पे वो मोदी साहब की नई पॉलिसी हम देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस वॉज इट फॉर टुडे।